अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर हो सके तो कमेंट भी जरूर करें। उससे होता ही है कि हमारी वीडियो को स्प्रेड होने में मदद मिलती है। इस वीडियो को मैंने एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने किसी टॉपिक को स्किप करना हो या कोई वीडियो आपको पसंद ना हो तो आप इजीली उसे स्किप अराउंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस खबर के ऊपर बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए अमेरिका से मदद मांग ली है। छोटे हथियार और जदीद आलात फराम किए जाएं ताकि दहशतगर्दी के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। अब ये वही हुकूमत है, आपको याद होगा इसाक डार साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी है। कहते हैं कि जी अमेरिका ने हमारे मामलात में दखलंदाजी की है, हम उनके खिलाफ भी जो है ना रेजोल्यूशन एक पास करेंगे पाकिस्तान में। अब यानी कि अमेरिका की इंटरफेरेंस एक अलहदा चीज है। अमेरिका जो है ना जब इस तरह के काम करता है ना चुप चुप करके जो है ना वो जैसे बाइडेन ने ये साइफर भेज के जो है पाकिस्तान की हुकूमत को चेंज करवाया है, इधर से इमरान खान की हुकूमत को गिराया था। वो उन्होंने पब्लिकली तो नहीं किया ना, वो पब्लिकली कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वहां से फिर आवाजें उठना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो अमेरिका में रेजोल्यूशन पास हुआ है वो जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने ये जो फॉर्म 47 से धांधली से हुकूमत बनी है इसकी सारी तफसीलात उनके सामने प्रेजेंटेशन दी गई, उनको बताया गया कि ये हो रहा है। और फिर कहा गया कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, ओवरवेलमिंग जो है आपके पास इसके प्रूफ हैं तो इसके ऊपर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर वोट दिया और रेजोल्यूशन पास हो गया, ये बात हुई है। तो इधर हमारी हुकूमत जो है वो अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें ये, तो उन्होंने इसहाक साहब ने थोड़ी सी भड़क मार दी। तो भड़क मारने के बाद क्या हुआ है ये चंद सेकंड का क्लिप है, पहले ये सुनिए फिर इसको हम बात को आगे लेके चलते हैं। तो डार साहब ने और आसिफ साहब ने अपनी भड़ास निकाल ली, जी। पब्लिक को खुश कर दिया। हाँ ऐसी दी तैसी दी, ठीक है जी। हाँ हाँ। वो ठीक है, ऐसी गरीब ऐसी भीख मांग रहे हैं मगर रहेगा दिया ऐसी तैसी है। वो तो जाके बकरी हो गए। अफसोस हुआ कि आपने ऐसी बात क्यों की। इसलिए फिर डोनाल्ड ब्लूम साहब को भी जी चाय कॉफ़ी पिला के तो समझाया है जी। कि नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ हमने तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। बस थोड़ी सी बात हो जाएगी, आप कोई इसमें नथिंग टू टेक सीरियसली। इसका जवाब भी कार्रवाई भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एनो ना हो तो फिर कोई एक और करारदाद आ जाए, हाँ। ठीक है ना, तो वो भी रोक दिया कि आप बस हम हल्का सा जवाब देंगे। तो तो ये सूरत हाल है हमारी हुकूमत की, क्योंकि ये इनको लेके इस वजह से आए थे कि इन्होंने इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उसके बाद फिर क्योंकि बेसिस बनानी थी, अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बेसिस बनानी है, अफगानियों के साथ लड़ाई करनी है ताकि यहाँ पर इस खित्ते के अंदर एनार्की रहे। क्योंकि अमेरिका इस खित्ते के अंदर एनार्की चाहता है। क्योंकि अगर क्योंकि हम लोग जो हैं चाइना के नेबर्स हैं और वो चाहता है कि यहाँ पे एनार्की रहे और फिर इसी तरीके से जो है ना चाइना की जो डोमिनेंस है उसको रोका जाए। अब मैं थोड़ा सा ना डॉट्स कनेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मोहित पिरज़ादा साहब कहते हैं। 9/11 के बाद जब यहाँ पर अमेरिकन अफवाज आई थी और तालिबान को टॉपल किया गया था, उसके बाद एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर आई थी। उसके आने के बाद 24/7 अफगानी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था। यानी कि अफगानियों को, अफगानी तो पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते होते थे उससे पहले। 24/7 प्रोपेगेंडा होता था कि पाकिस्तानी ये हैं, पाकिस्तानी वो हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला करवाया और ये सारी चीजें इस तरीके से, ताकि जो है ना पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की टसल स्टार्ट हो सके। और फिर आपको पता भी होगा कि ये इस चीज का इम्पैक्ट तो होता है। आप मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात करता हूँ तो मुझे फील होता है कि यार उन वो जो है ना अफगानिस्तान अफगानियों के हवाले से उनके दिल में हेट्रेड है। और यही चीज जो है आपको अफगानियों की तरफ से भी मिलती है। जब अगर आप उनसे बात करें तो दे डिसलाइक पाकिस्तानीज। ये इस चीज का प्रोपेगेंडा का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप लोग सोचते नहीं है ना, कंटिन्यूअसली एक बात को आपको दोहराई जाते हैं दोहराई जाते हैं दोहराई जाते हैं तो फिर आपके दिमाग में हो जाती है। तो फिर अगर आपका कोई बंदे के साथ कोई थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है किसी अफगानी के साथ, तो आप कहते हैं अफगानी हैं ही ऐसे, वो कहते हैं पाकिस्तानी हैं ही ऐसे। तो बहरहाल उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि जब अफगानियों का विड्रॉल हुआ, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स क्या थी। इमरान खान साहब चाहते थे कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ उनकी फेवर के अंदर वन आफ्टर अनदर खान साहब की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि जी हम तो अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे
ताल्लुकात चाहते हैं और उन्होंने हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ये भी आपको स्टेटमेंट बड़ी अच्छे तरीके से याद होगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ, ये मैंने एक क्लिप बनाया था, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। ये क्लिप मैंने आज से तकरीबन चंद माह पहले बनाया था, जब आपको याद होगा कि अफगान रेफ्यूजी क्राइसिस चल रहा था, कि अफगानिस्तान से अफगानियों को निकालने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान से। तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से ऑन पर्पस अफगानियों को पाकिस्तानियों के साथ लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये क्लिप देखिएगा। क्या पाकिस्तानियों और अफगानियों के दरमियान नफरत जानबूझकर फैलाई जा रही है? आइए हम चंद कड़ियों को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगस्त 30, 2021, जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखला कर रहा था, ये वही वक्त है जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिकन जर्नलिस्ट जोनाथन स्वान को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पाकिस्तान में अमेरिकी हवाई अड्डे के हवाले से सवाल किया गया, जिसके जवाब में इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अगर आप उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट्स का जायजा लें, तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान की नई आने वाली हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है। तालिबान हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। आपको ये इमरान खान की स्टेटमेंट तो याद होगी, जिस पर पूरे वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इस स्टेटमेंट को तालिबान की जानिब पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मुताबिक देखा गया। अगर आप उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वेस्टर्न मीडिया के साथ इंटरव्यूज देखें, तो आपको लगेगा कि वेस्टर्न मीडिया इमरान खान को तालिबान के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। पीबीएस को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकन जर्नलिस्ट जूडी वुडरफ ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या आप तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके बावजूद कि वो खवातीन के साथ वहां पर कैसा सलूक करते हैं। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा, आपने यहाँ पर 20 साल जंग लड़ी है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? अफगानिस्तान में अमन आने दें, चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी। इनखला से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने तालिबान और अमेरिकन के दरमियान पीस डील करवाने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, और इसी अमन के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 15 लाख अफगान रेफ्यूजीज को न सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजनशिप देने का ऐलान किया, बल्कि उसी वक्त उन्हें बैंक अकाउंट्स खोलने की भी इजाजत दे दी। याद रहे कि ये रेफ्यूजीज पाकिस्तान में कोई रिसेंटली नहीं आना शुरू हुए, बल्कि ये 1970 से, जब अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के साथ जंग लड़ रहा था, ये उस वक्त से यहाँ पर आना शुरू हुए। इनमें से 60% लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में ही पैदा हुए और यहीं पर पले बढ़े। पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान में पैदा होते हैं तो शहरियत मिलना आपका हक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका के कहने पर खत्म करने के बाद पाकिस्तान की अफगान रेफ्यूजी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई और इन मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ की नई हुकूमत आने के सिर्फ 6 दिन बाद 16 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 47 अफराद जाँ बाक हुए। बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है कि अमेरिका इस खित्ते में एनआरकी चाहता है ताकि उसके सबसे बड़े दुश्मन चाइना को सी पैक जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आने वाला वक्त बताएगा कि इन नफरत भरे इकदाम के आगे जाकर क्या नतीजे निकलते हैं, लेकिन एक बात सब लोगों पर वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये इकदाम पाकिस्तानियों का फैसला नहीं है, बल्कि उन चंद अफराद का फैसला है जिन्होंने इस वक्त इस मुल्क को हाईजैक किया। अफगानियों और पाकिस्तानियों को लड़वाने का जो उसकी जो कोशिश का जो तसलसल है, ये वही तसलसल है कि जी वो पहले अफगान रेफ्यूजीज को इन्होंने यहाँ से निकाला, उसके बाद फिर आपने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ ली। आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने कहा कि हम जो है अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि हमें हमें इसके ऊपर आपके सामने कभी मीडिया के ऊपर कोई बात नहीं हुई कि जी हमारे ऊपर अफगानिस्तान के से हमले किए जा रहे हैं। ये सोनली सिर्फ इस पर्पस के लिए वहां पर हमले किए जाएंगे कि ताकि वहां से भी रिटेलिएशन है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि जी अमेरिका को बेसिस देने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये इस चीज को आप लोग दिमाग में रखें कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हमें पाकिस्तानियों को हमारे नेबर्स के साथ लड़वाने की साजिश है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। क्योंकि जब तक हम इस लड़ाई के अंदर पड़े रहेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में भी नहीं अमन आ सकता, अफगानिस्तान में भी नहीं अमन आ सकता, और हम आगे बढ़ने के बिल्कुल काबिल नहीं रहेंगे। चाइना तो चुप करके बैठा हुआ है, वो पेशेंस के साथ जो है वेट कर रहा है कि इवेंचुअली ये चीजें प्ले आउट होंगी। हम पाकिस्तानी जो हैं होश के नाखून लेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तानियों को तो इस चीज के ऊपर नहीं ब्लेम करता हूँ। पाकिस्तानी तो मेजोरिटी जो है वो तो इमरान खान के साथ खड़े हुए, वो जो अमन की बात करता है, अमन की पॉलिसी जो अफगानिस्तान के लिए उसके ऊपर बात करता है, हम मेजोरिटी उसी के साथ खड़े हुए हैं, एंड वी हैव टू कीप फाइटिंग फॉर दैट। उसके बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अबसार आलम साहब ने तलकीन की है कि आप सोचें, आप सोचते क्यों नहीं है। पहले उनकी जरा बात सुन लेते हैं, फिर उसके ऊपर सोचते हैं और जवाब भी देते हैं। सुनिएगा जरा इनकी बात। दूसरी बात ओवरसीज पाकिस्तानी से,
कि मैं इस पे बात फिर किसी वक्त मजीद करूंगा, अभी वक्त कम है, लेकिन आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखते हैं बेशक आप नीचे, कि क्या कभी किसी इंडियन ने, जिनके पास दोहरी शहरियत नहीं है, इंडियंस के पास इंडिया की शहरियत नहीं होती अगर वो अमेरिकी या किसी और मुल्क की शहरियत ले लें, क्या कभी किसी इंडियन ने अमेरिका में लॉबिंग करके इंडिया के खिलाफ करारदादें पास करवाई हैं? आप करवाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, जिनके पास पाकिस्तान की शहरियत भी है। आप पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ अमेरिका में पैसे देते हैं लॉबिस्ट को, वो लॉबिस्ट इस तरह के कांग्रेसमैन को हायर करते हैं जो प्रो इंडिया है, जो प्रो इजराइल है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है, जो चाइना का मुखालिफ है। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, डॉक्टर्स ने उनको फंड किया, उन लॉबिस्ट को जिन्होंने इस कांग्रेसमैन को फंड किया। और ये फंडिंग की गेम, जो लॉबिंग की गेम जिस तरह चलती है, उस पर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये सोचना चाहिए कि दो मुल्कों की शहरियत रखने के बावजूद पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी, इंडियन से कुछ सीख लें। कोई लॉजिकल सेंस बनती है इनकी बात की कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो इतनी एफर्ट करके लॉबिंग करके जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना यहाँ पे करारदाद पास करवाई है। पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह करारदाद पास करवाई है? 90% पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई इलेक्शन में धांधली हुई है। मेजोरिटी किसी से भी आप कर लें, नून लीग के सपोर्टर से बात कर लें, वो कहते हैं धांधली हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कब्जा हुआ है हमारी मिलिट्री का, मिलिट्री ने आपके सामने सारी अदालतें सारा कुछ कंट्रोल किया हुआ है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करें? हम यहां पर बैठे लोग तड़पते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के, यार हम क्या करें इस सूरत हाल के अंदर। उन्होंने पहली दफा ये जो है ना करारदाद, ये रेजोल्यूशन लेके आए हैं अपनी पुश करके। उनको दे वर सो डेस्परेट कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया जा सके। पाकिस्तान को ये जो माफिया ने इस वक्त पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसके चुंगल से आजाद करने के लिए कुछ ना कुछ तो एफर्ट की जाए। हम अपनी आवाज उठाएं ना। यहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया है, अपने उनके पास जो ताकत थी। या ये कोई इलीगल काम तो नहीं किया है उन्होंने, जो करारदाद लेके आए हैं वो उन्होंने तो लीगल काम किया है। तो अब हम किस तरह सोचें, क्या सोचें, हम ये क्या कहने की कोशिश करें? या तो आप हमें बताएं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह काम हो गया है। अब सारा आलम साहब, आपकी बात में कोई वजन तो है नहीं है। आपने बस, आपको टीवी की स्क्रीन मिली हुई है, जो आप समझते हैं कि कोई भी बंदा आके उसके ऊपर कुछ भी रैंट मार देगा और हम लोग सुन लेंगे। अब सोशल मीडिया के, थैंक्स टू सोशल मीडिया, आपको इन बातों का जवाब भी दिया जा सकता है। उसके बाद इस वक्त जो पीटीआई की जो इंटरनल लड़ाई हो रही है आपस में, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इसको प्ले आउट होने दें। इवेंचुअली जो है चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मरवत साहब और फिर उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब एक साइड के ऊपर खड़े हुए हैं, और जो चीज़ें इस वक्त रन कर रहे हैं वो एक साइड के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन खान साहब ने जिनको दी हुई है ना रन करने के लिए, उसको चुप करके मेरे ख्याल में पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए अभी। और जैसे फवाद चौधरी जैसे लोग हैं ना, आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट, मैंने पीटीआई के जो हार्ड कोर लोग हैं ना, मैंने उनसे बात की फवाद चौधरी साहब के बारे में, तो वो कहते हैं कि यार फवाद चौधरी जो है ना, वी डोंट डाउट हिम, क्योंकि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी हैं ना, उनको अभी पीटीआई का बिल्कुल सही डिसीजन है, उनको अभी पार्टी के अंदर नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मजबूर थे। श्री मज़ारी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है उसके अंदर। और वो कभी कोशिश भी नहीं करती कि वापस जो पीटीआई के अंदर आने की, वो वेट कर रही हैं कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे वो ही फैसला करेंगे। इसी तरीके से सारे लोगों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। जो भी समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, गन पॉइंट के ऊपर करवाई गई हैं, जैसे मर्जी करवाई गई हैं, राइट। अगर वो अब फवाद चौधरी को ले लेते हैं, फिर सारे दूसरे भी कहेंगे कि भाई ये इसको क्यों लिए, हमें भी लो फिर अगर आपने इसको लेना है। तो इस वजह से आई थिंक जो उनका डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है कि आप इमरान खान साहब के बाहर आने का वेट करें, उसके बाद इस डिसीजन को लिया जाना चाहिए। बहरहाल एक ये क्लिप जो है ना वकास अकरम साहब का मेरे सामने से गुजरा, मैं चाहता हूं कि ये आप लोग देख लें कि इसके अंदर जो है ना, मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था। पहले पहले ये क्लिप वॉच करते हैं, इसके ऊपर फिर मैं कमेंट करता हूँ। साथ तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है उस पर जो वर्कर्स की एक हम देख रहे हैं कि वो इश्तियाल उनका बढ़ रहा है, उनका गुस्सा बढ़ रहा है। कल जिस तरह घेराव किया पार्टी के कारकुनान ने, वर्कर्स ने, उमर अयूब साहब का, फिर फैसल जावेद साहब का भी गालिबन हुआ, देखा मैंने कि भाई ये आप अगर खान साहब को रिहा नहीं करवाते तो फिर आप लोग जवाबदेह हैं, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप लोग जवाबदेह हैं। क्या तहरीक इंसाफ को समझ आ गई है कि खान साहब की रिहाई, क्योंकि वर्कर को तो समझ आ गई ये बात कि भाई ये कोर्ट केसेस से, इन मामलात से
रिहाई मुमकिन नहीं है। कोई तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, जिसमें आज शेर मरवत भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत कोई बड़ा इज्तिमा, कोई ऐसी मोबिलाइजेशन नहीं कर सकी। वो बात तो ठीक कर रहे ये हैं। गलत बात है। मैं अपने दोस्तों को कहूंगा कि यहाँ आके अपने लीडर्स की बजाय अपने अपने जिलों में उन कन्वेंशंस का हिस्सा बने, सही। अपने अपने जिलों के अंदर अब रैलियों का क्या- हिस्सा अब बने। क्या और दूसरी सिर्फ बात, ऐसा PTI और दूसरी एक बात मैं लाजमी कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से, लोगों ने हमें इमरान खान साहब की वजह से वोट दिया है, उनकी तस्वीर की वजह से वोट दिया है, उनके एजेंडे की वजह से वोट दिया है। अगर किसी जगह पे वर्कर ये समझता है कि उनका एमएनए या एमपी उस तरीके से एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकल रहा, फॉरगेट अबाउट हिम, खुद बाहर निकलें। अगर आप उसको वोट इमरान खान की वजह से दे रहे हैं तो इमरान खान की एहतजाज की कॉल के इंतजार आपने एमएनए का मुंह देख के करना है। निकलेंगे बाहर, और निकल रहे हैं लोग। सो वो जो ये फौरी आप स्विच ऑन करना चाहते हैं जिन जिलों में। अब ये इन्होंने बहुत ही रिडिकुलस किस्म की बात की है। कहते हैं कि अगर जो आपका एमएनए है वो नहीं निकल रहा है तो आप खुद निकलें। भाई एमएनए किस लिए है भाई? तू वो जो वर्कर्स जो हैं वो इसी चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं ना कि भाई आप लोगों ने हमें लीड देना है, आपने रास्ता बताना है। तो रास्ता ये बता नहीं रहे हैं। वो कहते हैं अगर आप हम आपको रास्ता नहीं बता रहे हैं ना, आप खुद निकले। वो किस तरह निकलेंगे? आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है, आपने उनको मोबिलाइज करना है। तो ये वाला इस तरह का ये बयानात देंगे तो लोगों को फिर और गुस्सा आएगा। कोई रिडिकुलस बात नहीं करें। आपने अगर चीज़ों को कूल डाउन करना है तो प्रॉपर तरीके से उनको रिस्पॉन्स दें। उनको कहें कि भाई ये चीज़ें हैं, ये हमारा प्लान है, अपना प्लान बताएं। ये क्या बात हुई है कि जी अगर हम नहीं निकल रहे हैं तो तुम खुद निकलो? तो इस तरीके से लोगों की बेचैनी और बढ़ेगी। उसके बाद आपको पता है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉपुलैरिटी है वो आम लोगों में तो है ही है डाउन, लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारे साथ हैं, हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है, उनको किसी तरीके से मराद दे के जो है ना उन्हें किसी तरीके से खुश रखा जाए। इस हवाले से ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है नजम सेठी साहब का, ये देखिएगा। इस वक्त जो टैक्स लगाया है प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के ऊपर कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, अच्छा, ठीक है, मेरा उसके ऊपर ट्रांसफर टैक्स है, ठीक। इन्होंने क्या किया कि सारे पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा दिए जो घर खरीदता है या बेचता है, ट्रांसफर टैक्स। जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। हाँ। मगर गाड़ी तो एक दफा ही रजिस्टर होती है ना। बिल्कुल। घर तो 4-4 दफा प्लॉट्स बिकते हैं, ये होता है, वो होते होता है। हैं, हाँ। और सबसे ज्यादा प्लॉट्स, जी, घर तो बिकते इतने आसानी से नहीं। एक दफा घर बन जाए तो वो रहता है। कुछ लोग हैं वो घर बना के बेच देते हैं, मगर वो एक घर बना के बेच दिया। मगर प्लॉट्स बहुत बिकते हैं। घर अभी बना नहीं होता तो प्लॉट्स के ऊपर प्रॉपर्टी जो है ना, फाइलें बिकती हैं। ये सबसे ज्यादा ये काम डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज में होता है। फाइलें बिकती हैं, प्लॉट्स बिकते हैं, फाइल उसकी बिक जाती है, घर नहीं होता वहाँ, और वो लोग प्रॉफिट उसके ऊपर कमाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड हों या सर्विंग, और आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल रिटायर्ड हो या सर्विंग, उन सबको माफ़ कर दिए। आप जितनी मर्जी फाइलें बेचें, जो मर्जी करें, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा ट्रांसफर। ये मैं समझता हूँ इज़ वेरी अनफेयर, बड़ी ज़्यादती है ये। अब आप अंदाज़ा करें कि ये लोग हमारे पैसों से पलते हैं। अब मुल्क के ऊपर मुश्किल टाइम आया हुआ है, हमारे ऊपर इन्होंने टैक्सेस डबल कर दिए हैं, डबल से भी ट्रिपल कर दिए हैं। अब ये जो फाइलों की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आम बंदे को देना पड़ेगा टैक्स। अपने लोगों के ऊपर उन्होंने माफ कर दिए हैं, उसका बोझ भी जो है ना आम बंदे के ऊपर डाल दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंटेन नहीं किया जा रहा? सोशल मीडिया नहीं कंटेन हो सकता आयशा, सोशल मीडिया नहीं कंटेन हो सकता। ट्विटर कंटेन कर लिया, क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग जो कि पहले गन डाल रहे थे वो अभी भी वीपीएन के जरिए गन डाल रहे हैं। वीपीएन भी ब्लॉक हो जाएंगे, फायरवॉल मतलब भी गन से मेरा ये मुराद है कि मैं समझता हूँ नहीं, हाँ, मैं बकौल उनके, बकौल उनके, उनके लिए, हमारे लिए ये तो कानून बन रहे हैं जी, तो वो क्या कर लेंगे उन कानून के साथ? क्या कर लेंगे? किसको पकड़ के फिर ले जाएंगे, फिर शोर पड़ेगा, फिर अदालतें छोड़ देंगी, फिर क्या होगा? अच्छा, तो ये मामला ऐसे नहीं हल होने वाला। अदालतें जो हैं इस वक्त एक इस किस्म के मोड़ पे आ गई हैं, उनके लिए पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये है कि इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो गया है कि गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, ऑपोजिशन ये इकट्ठे हो जाएं, मुल्क को बचा लें। यानी कि यार देखें, मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये चीज़ मैं मेंशन कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया का कोई सोशल मीडिया कोई अनोखी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया अवाम है,
यानी कि आप लोग हैं जो कि एक्टिव हैं। इसमें कोई नहीं कि सोशल मीडिया, ये क्या बात करें नजम सेठी साहब के जी, सोशल मीडिया पर गंद पहले भी डल रहा था अब भी डाल रहे हैं, कि क्या गंद की कोई वर्ड्स हैं यूज करने वाले? आम लोग हैं जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन का आके इजहार करते हैं। पहले उनके पास ये एवेन्यू नहीं था, अब उनके पास ये एवेन्यू है। अब आप नजम सेठी जैसे बंदा, एक बंदा बैठ के जो है ना वो ओपिनियन नहीं बना सकता है, नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सकता है। अब आम लोगों के पास ये ताकत आ गई, आप लोगों के पास ताकत आ गई। आप लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर जाके कमेंट्स पढ़ते हैं या फिर अपनी पोस्टें करते हैं फेसबुक के ऊपर, लताड़ते हैं इन लोगों को। यानी कि सबसे ज्यादा तो वो होता है ना कि जी कोई भी सोशल मीडिया की कोई खबर लगी है कोई, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो सोशल मीडिया है। इसको सोशल मीडिया कहते हैं। आई डोंट नो कि कहाँ की हवा बनाई गई है कि जी फिफ्थ जनरेशन वार और फलाना ढमकाना, ये वो पता नहीं किसने इन्होंने बना दिया, आर्मी वालों ने इनको बनाया था, वो उनके गले पड़ गए। अजीबो गरीब किस्म की बातें। भाई सोशल मीडिया का जो फिनोमेना है पूरी दुनिया के अंदर है। देख लें। और 100 औरतों का लें, जी 95% ऐसी अजड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। सुने सुने ना, ये जो जो चीज रियलिटी में है ना, ये जो उसके बाद आपने नोट किया है कि जो भी बंदा ना, मुझे नहीं पता कि क्या है ये चीज़, जो भी बंदा इमरान खान के खिलाफ कोई बयान देता है ना, उसके बाद जो है ना फिर वो पता नहीं क्या होता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। आप नोट कर लें। अब ये देखें कि साहिल अदीम का मुझे नहीं पहले पता था, इतना ज़्यादा मैं नहीं सुनता होता था ना, मुझे सुना था इसका। मेरे नज़रों में तब आया कि जब इन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी इमरान खान साहब के हवाले से। उसके बाद से जो है मुझे मुझे पता, मैंने थोड़ा सा इनके रिसर्च वगैरह किया तो पता चला कि जी भाई ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और थोड़े से मॉडर्न किस्म के आलिम दीन भी हैं, तो इस तरह की बातें। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक एजुकेशनिस्ट है या कोई आलिम दीन भी चले इनको कह लें, वो कोई इस तरह की बात करेगा कि पाकिस्तान में 95% खवातीन जो हैं वो जाहिल हैं? यानी कि इस तरह की रिडिकुलस स्टेटमेंट कौन देता है? अगर आपके मुल्क के अंदर लिटरेसी का रेट लो भी है तो इसका क्या मतलब है? ये इसका कसूरवार कौन है? इसके कसूरवार ये जो हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने पाकिस्तान में कोई कोई इदारा नहीं बनने दिया, मुल्क को चलने नहीं दिया जब से पाकिस्तान बना है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कोई पॉलिसीज नहीं बनाई है कि हमारे मुल्क में जो तालीम है उसके ऊपर एम्फेसिस डालें, उसके ऊपर जोर डालें। हमारा तो हमारे फायरवॉल का बजट जो है वो हमारी तालीम के बजट से ज्यादा हो जाता है। इंटरनेट को कंट्रोल करने का बजट हमारी तालीम से ज्यादा हो जाता है। तो इसमें कसूर किसका है? तो अगर इस तरह की कोई बात है भी, पहली बात तो है नहीं है, पता नहीं कहाँ से स्टैटिस्टिक अपने उठा के लेके आ गए हैं, अपने पास से मार देंगे कि जी भाई 100 खवातीन में से फलाना, आप रिसर्च कर लें, आप सर्वे करवा लें, फलाना करने ढमकाना करने, जी वो गरीब किस्म की बगैर स्टैटिस्टिक के बातें करते हैं और फिर इस तरह की सख्त किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं ये बंदे। तो ये आपको कहीं से लगता है ये आलिम दीन ये बंदा? ये तो मुझे जाहिल आदमी लगता है कोई, कि इस किस्म की करख्त किस्म की जबान इस्तेमाल करता है। अगर आपके पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई सिनेरियो है भी, तो आप जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि इस मुल्क को रन करते हैं, इंस्टेड के उनको आप डिफेंड करें, जाके लोगों के बारे में बात करें, लोगों के हकूक के बारे में बात करें, उनको कहें कि जी भाई पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं, इन मसाइल के ऊपर बात करें आप, उसकी उसके अंदर बेहतर पॉलिसीज लेके आने की बात करें। ये क्या कि आप लोगों के खिलाफ आके लड़ना स्टार्ट हो गए। पहले ही लोग आपको गालियां देते हैं जब से आपने वो स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के बारे में। अब आपने आके एक और चपल मार दी है ये। आपने अगर जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है, लीडरशिप का रोल लेना है, बड़े इंसान बनना है, तो ये 4 क्वालिटीज मैं आपको आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। नंबर 1, सच्चाई। कभी झूठा इंसान बड़ा इंसान नहीं बनता। नंबर 2, जो इंसाफ करता है, जो फेयर इंसान है। तीसरी चीज, जो सेल्फलेस होता है। जब सेल्फलेस इंसान की, कभी लोग सेल्फिश इंसान की इज्जत नहीं करते। जो भी बड़ा आदमी बना है, मंडेला, कायदे आजम और सबसे जो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारों ने अपने से हट के इंसानियत की मदद की थी। और जो चौथी चीज है वो दिलेरी। कभी बुज़दिल आदमी की कोई इज्जत नहीं करता, इंसान की इज्जत नहीं करता। जो दिलेरी है वो इंसान को रिस्पेक्ट देती है, वो बड़े काम करता है। वो एक कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। जो खौफ है वो आपकी जिंदगी में आपके पोटेंशियल के सामने सबसे बड़ी रुकावट है, खौफ। आप डर की वजह से वो काम नहीं करते जो आपका दिल कहता है। जो आपका दिल कहता है ना कि मैं ये करना चाहता हूं, याद रखिए वो हो सकता है, उससे वो रास्ते में रुकावट आ जाती है कि आप कहीं डर जाते हैं। आप किसी वजह से, खौफ की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, नौकरी चली जाएगी,
जान चली जाएगी। ये जो खौफ जो है ना, ये आपको रोकते हैं वो काम करने में जो अल्लाह में आप सब में है। अल्लाह ने पोटेंशियल दिया, आप अशरफुल मखलूकात है। फरिश्तों को कहा था इंसान के सामने झुको, लेकिन वो इंसान बड़ा तब बनता है जब उसमें ये चार क्वालिटीज आती हैं।